अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि ओशो कुंभ सफल हो चुका और आगे क्या, इसके लिए मैं लाइव आऊँगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था और शायद आप लोगों को नहीं पता, आप लोग पूरी खा रहे थे तो मैं पोस्ट डाल के आया था कि मैं लाइव आऊँगा अभी। तो लाइव ये जो मैं आ रहा हूँ इसके पीछे कुछ थोड़े से रीज़न्स हैं मेरे अपने। पहला रीज़न ये है कि कुछ लोगों को जवाब देना, दूसरा रीज़न ये है कि कुछ लोगों को संदेश पहुंचाना, और तीसरा रीज़न ये है कि अपना प्रचार करना। तो ये 3 रीज़नों से ये लाइव सेशन लिया गया। अभी कुछ लोगों को बड़ा मज़ा है इस चीज़ का, जिनकी नज़र में ओशो कुंभ सफल और असफल की चर्चाएँ हैं। ये पहले भी थी, पिछली बार जब कुंभ हुआ था 17 में, तो 17 में जिन लोगों ने भी बहुत ओशो कुंभ का विरोध किया था, उन्होंने मूल आधार इस चीज़ का बनाया था कि भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, ओशो भीड़ के पक्ष में नहीं थे। पूरे 2017 में मेरे विरोध के पीछे सिर्फ एक ही था कि भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हुई तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये था कि भीड़ नहीं इकट्ठी होगी तो अच्छा होगा, तो भीड़ नहीं इकट्ठी हुई तो अच्छा हुआ। असल में ये जो विरोध करते हैं इनको एक ही चीज़ से लेना देना है, और वो लेना देना ये है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन को देख के जो उनमें जलन पैदा होती है भयंकर वाली, वो चाहते हैं किसी तरीके से इस आदमी का कुछ ऐसा अहित हो जाए कि उनको जो रातों की नींदें उड़ गई हैं वो थोड़ी फिर से सही आने लगे। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब जब वो सोचते हैं कि ऐसा हो गया, उसके 6 महीने के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर लगता है फिर गड़बड़ हो गई। जैसे 2017 में ओशो कुंभ जो उनके हिसाब से असफल हुआ, उससे उनको लगा कि अब तो ये ख़त्म हो गया। फिर अचानक ये हुआ कि 3-4 महीने बाद फिर एक आश्रम बन गया, सखा परिवार हो गया। फिर लोगों को लगा कि ये तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर सखा परिवार जो पहले बना, पहला प्रयोग असफल गया, तो लोगों को फिर खुशी होने लगा कि फिर गड़बड़ हो गई। उसके बाद फिर जो है ये आश्रम में आना हुआ और ये सखा परिवार 4 गुना बड़ा हो गया। ये सखा परिवार पहले 5 लोग थे, 20-22 लोग हैं इस समय, तो ये 4 गुना बड़ा हो गया। फिर बड़ी अड़चन हो गई। कल मेरे पास एक मित्र आए, दिल्ली से थे। तो मित्र क्या थे, उस महिला थी, वो सुनती हैं मुझे, तो अपने हस्बैंड को लेके आए कि मुझे बोलना है। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप ओशो की बात क्यों करते हो, जो आप फ़ोटो भी नहीं लगाया आपने ओशो कुंभ में। आप लोगों ने यहाँ फ़ोटो देखा ओशो का? नहीं देखा। ज़रा इनकी तरफ बता दो थोड़ा सा। तो फ़ोटो किसी को दिखा? नहीं दिखा। अच्छा, फ़ोटो नहीं दिखा, इससे बुरा लगा? नहीं। आप बैठो उस टाइम बात करते। अच्छा, नहीं, किसी को बुरा लगा तो वही बता दे, तो हम फ़ोटो व्यवस्था कर देंगे, उसके साथ बिस्तर में वो आप ओशो के साथ सो सकता है। पर ध्यान रखिए, जिन कपड़ों में ओशो के साथ सोएंगे सुबह वही कपड़े मिलने चाहिए। ये पता लगा रात को उतार दे। तो मैं नहीं चाहता कि ओशो को इस तरीके से प्रचारित किया जाए कि ओशो के फ़ोटो हम बाहर लगाएं। 2 तरीके की फ़ोटो हैं जो लगाने चाहिए लोगों को। पहला फ़ोटो तो वो जिसे लगने के बाद तुम्हारी बदनामी होती है। ओशो का फ़ोटो लगने से एक ज़माना था कि बड़ी बदनामी होती थी। ओशो की माला पहन लेने से एक ज़माना था कि बड़ी गालियाँ मिलती। तो मैं अच्छा मानता था, बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छी बात थी कि तुम ऐसे व्यक्ति का साथ कर रहे हो जिसकी वजह से लोग तुम्हें उंगलियां उठाते हैं और तुम्हें अवेक रहने का मौका मिलता है। दूसरा फ़ोटो वो है जो हम अपने दिलों के अंदर लगाते हैं। ये दिल में रहती तस्वीरें यार कम से कम गंदी तो नहीं होती। तो ये 2 कारण फ़ोटोओं के हैं। मैं समझता हूँ यहाँ कितने लोग बैठे हैं ये भी ज़रा दिखाना। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके दिलों में ओशो की फ़ोटो लगी, जिनके दिलों में ओशो की फ़ोटो है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे खुशी होती है इस चीज़ से।
तो जिनके दिलों में ओशो की फोटो लगी है, क्या उनको बाहर के जगत में किसी फोटो की ज़रूरत है? नहीं। नहीं लगी तो बाहर के फोटो की क्या ज़रूरत? दूसरी चीज़ ये है कि कितने लोग हैं जो ओशो से जुड़ के बड़ी बदनामियाँ पाए, बड़ी गालियाँ मिली, वो भी हाथ उठाएं। ओशो से जुड़ के गालियाँ खाए, बदनामियाँ मिली, लोगों ने बुरा कहा, चलिए जो भी थोड़े से अच्छे थे। तो अब ये बात प्रश्न उठता है कि जिन लोगों को गालियाँ मिली ओशो के जुड़ने में, ओशो से जुड़ने में, क्या उन लोगों को आज ओशो के प्रति कोई नाराज़गी है? कोई नाराज़गी नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है कि गालियाँ मिली तो मिली, लेकिन कुछ और भी प्रसाद के रूप में मिला। मैं वो कहीं को सोच समझ वापस कर दी। हाँ, नहीं वो तुमने अच्छा किया। वो भी एक ढंग है वापस करने का, लेकिन मेरा ढंग थोड़ा दूसरा है। एक बार किसी ने कहा था कि एक गाना सुनते वक्त कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग। तो मैं वो जो सुन चुके हो पहले वो नहीं सुनाऊंगा, नई बात है। तो बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। तो मेरे तो जिगर में आग है और बहुत से लोगों की बीड़ी से जली, लेकिन जिन लोगों की जिगर में आग नहीं है वो दूसरों की बीड़ी कैसे जलाएंगे? तो मेरा मानना है कि जिनके जिगर में आग है वो अपना जीवन इतना जिगर वाला जिए कि कुछ लोगों की सुलग जाए। अब क्या सुलग जाए वो तुम समझते हो? तो वो सुलग जाए, उससे बीड़ी जल जाए। तो यहाँ पे अभी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, स्पेशली विश्वास मानो कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उसमें 50% इस समय वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो मुझे विरोध करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, वो 100% देख रहे हैं। तो जो 100% देख रहे हैं उनकी मैंने सुलगा रखी है और उससे बहुत लोगों की बीड़ियाँ जल रही। मेरे पास अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और पहुँचते हैं, मेरे जीवन में जितने भी लोग पहुँचे, वो ज़्यादातर वो सब लोग हैं जो विरोधियों से मेरी बुराइयाँ सुन के मुझ तक है। तो अपनी अपनी एड स्ट्रेटजी होती, अपनी अपनी एड स्ट्रेटजी होती। तो मेरी सदा से एक एड स्ट्रेटजी रही कि जितना हो सके उतना लोगों को जलाओ। ये जैसे आपने कहा ना, जिसने ओशो ने आपको कोई गाली दी तो आपने पलट के उसे वापिस कर दी। तो मेरा ढंग थोड़ा ये रहा कि जिन्होंने मुझे गालियाँ दी मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जलन प्रतीत करवाऊँ। अब लोग कहते हैं कि आप कुछ भी हो सकते हैं, धार्मिक तो नहीं हो सकते क्योंकि आप लोगों को जलन महसूस करवाते हैं। मैं कहा हाँ, क्योंकि तुम्हारे अर्थों में जो धार्मिकता की परिभाषा है, मेरी परिभाषा उससे थोड़ी भिन्न है। आप सबने सुना होगा कि धर्म का इस चीज़ से बहुत लेना देना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनको खत्म किया जाए। सुना है? सुना है सबने? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये रोग आप सबके ऐसे हैं जो सबको पता है या आपके ये रोग छुपे हुए हैं? नहीं, सबको पता है। जिनके पता है क्या उन्हें ये रोग प्रतीत होते हैं? नहीं, ताकत महसूस होती है, वो तो बहुत ज़्यादा। और जिनको ये छुपा हुआ है क्या उन्हें रोग प्रतीत होते हैं? जिनके छुपे हुए हैं उनको ये रोग प्रतीत होते हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के छुपे हुए जो रोग हैं उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। जैसे चूहे को अगर मारना हो तो उसे बिल से बाहर लाया जाता है, सांप को मारना हो तो उसे बिल से बाहर निकाला जाता है। तो जितने भी रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जितने भी ये रोग हैं, इन सबको बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे देख के कई बार कई लोगों के कई ऐसे रोग बाहर आ जाते हैं जो दुनिया में वो बिल्कुल छुपाए घूमते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मेरे जीवन से उनके वो रोग बाहर निकलें, और आज तक मैं अपने इस काम में बहुत सफल रहा हूँ, बहुत सफल रहा हूँ।
मेरे जो मित्र होते हैं उनसे मैं चर्चा करके इन रोगों को बाहर निकलवाता हूँ, और जो मेरे विरोध में होते हैं उनको मैं जलन प्रतीत करवा के इन रोगों को बाहर निकालता हूँ। ये मेरे अपने ढंग हैं, मैं दोनों के प्रति काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बात कही थी मैं उसका जवाब देने आया हूँ कि ओशो कुंभ सफल हुआ कैसे, किन अर्थों में। पहली बात तो ये है कि सफलता की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। अगर ओशो कुंभ मैंने करवाया तो सफलता की परिभाषा कौन चुनेगा? तुम बताओ, सफलता की परिभाषा कौन तय करेगा? क्या सफल? भाई मैं तय करूँगा ना। तो मेरी परिभाषा क्या है? मेरे जीवन का अभी तक का जो सबसे बड़ा, जो अभी तक मैंने अपने जीवन में समझता हूँ मैंने कुछ कार्य किया है, वो सबसे बड़ा कार्य है सखा परिवार। अभी तक का, यूँ तो बहुत चलता रहा, लेकिन अभी तक का सखा परिवार सबसे ज़्यादा मेरा, मैं बड़े कार्यों में गिनता हूँ, क्योंकि सखा परिवार सबसे दुर्लभ है इसको लगातार चलाना। यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इस बात से अच्छी तरीके से परिचित है कि किस किस तरीके की मनोविकृतियाँ यहाँ पे उभरती हैं लोगों के अंदर। परिचित हैं जी। और आप सब ने ये भी देखा है कि उसको सबको निपटते हुए किस तरीके से चला जाता है, इसमें कितनी मुश्किलें आती हैं, ये भी आप सबको पता है जी। फिर भी इस सखा परिवार में इस समय 20-22 लोग रह रहे हैं। 20-22 लोग इस समय इस सखा परिवार में रह रहे हैं। और अभी 4 मित्रों ने हाथ उठाया था कि जो सखा परिवार का हिस्सा होना चाहते हैं। यानी कि अगर ये 4 भी ओशो कुंभ के बाद शामिल हुए, जबकि मुझे मालूम है अभी पहुंचने वाले और जो मित्र हैं आने वाले दिनों में, उनमें से भी कई लोगों की आकांक्षा है कि वो यहाँ रहें। और जैसे कि मैं अभी 2 दिन पहले पोस्ट में घोषणा कर चुका हूँ कि इस साल के अंत तक सखा परिवार में 50 लोग होंगे, और ये भी कि सखा परिवार फिर अगले साल से प्रयास होगा कि सखा परिवार को और शहरों में भी फैलाया जाए। तो जो 50 मित्र यहाँ होंगे उनमें से 25 मित्रों को जिम्मेदारी दे के और शहरों में भेजा जाएगा। वो वहाँ पे चलाएंगे, फिर यहाँ पे 50 किए जाएंगे, वहाँ पे वो 50 करेंगे, फिर वो 25-25 दो और शहरों में भेजे जाएंगे। फिर इस तरीके से मेरा मानना है कि सखा परिवार का विस्तार होगा, और शायद ये विस्तार मेरे मरने के बाद भी जारी रहेगा। मैं एक बार, एक स्वामी जी थे हमारे यहाँ, योगेंद्र भारती, वो और पत्नी उनकी बैठी हुई, दोनों बुजुर्ग एक दिन छत पे चर्चा कर रहे थे, मैं वहाँ उपस्थित था। तो उनकी पत्नी दुखी होकर कहने लगी कि मैं अब तो चुक गई, अब मैं चुक गई। बूढ़ी स्त्री जब ये शब्द कहती है चुक गई, तो इसका मतलब है कि वो ख़त्म हो गई कह रही। तो स्वामी जी ने कहा, पागल, तेरी एक बेटी इटावा में है, तेरी एक बेटी बरेली में है, तेरी एक बेटी आगरा पहुंच गई शादी होके, तेरा बेटा शाहजहाँपुर में अपना कार्य कर रहा है, तो तू चुकी नहीं, तू फैल गई। तू चुकी नहीं, तू फैल गई। तो सच बात तो ये है कि अमृत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, अमृत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और अमृत के 3 जो हैं प्रकार हैं। पहला प्रकार अमृत का है कि कोई आदमी अपने जीवन काल में उस आनंद को चख ले, जिसे चखने के बाद फिर उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती, फिर वो अपनी मौज में जीता है। दुनिया के लिए भी जीता है तब भी अपनी मौज में जीता है, और अपने लिए जीता है तब भी अपनी मौज में जीता है। ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है जिसको कबीर ने कहा था कि ये दूसरा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मरता है और मरते वक्त वो अपने मृत्यु को देख लेता है, तो वो अमृत को चख लेता है, अमृत में प्रवेश कर जाता है। तीसरा एक और प्रकार भी है। तीसरा एक प्रकार है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस देशना को जीता है, वो देशना का इतना विस्तार कर जाता है कि लोगों के दिलों में वो जिंदा रहती है।
अपने अपने तरीके से बहुत लोगों ने बहुत काम किए। धर्म जगत में सदा ही अलग अलग तरीके के प्रयास किए गए। किसी ने ध्यान के माध्यम से कहा, किसी ने योग के माध्यम से कहा, किसी ने सुदर्शन चक्र चला के कहा, किसी ने कृष्ण के गीत गा के कहा। लेकिन ये सब कहने के पीछे जो कारण थे, वो कारण किसी किताब से पढ़े नहीं गए थे। वो सब कारण उन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं देखे। मीरा ने कृष्ण के गीत गाए क्योंकि मीरा ने कृष्ण के गीतों से ही खुद को पहचाना। ओशो ने पूरी जिंदगी ध्यान की चर्चा की तो उसका कारण था वो ध्यान के माध्यम से ही जगे। कृष्ण जो थे वो छलिया थे और उन्हें पता था कि नैतिकता जो है वो बेहतर नहीं होती। इसीलिए उन नैतिक पुरुषों की हत्या करवाने के लिए जो उस समय चेतना के शिखर थे, उन्होंने महाभारत का निर्माण करवाया और उस युग के सभी नैतिक पुरुषों की हत्याएं करवाई अनैतिकता के साथ और एक नए धर्म को स्थापित किया। मुझसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारे जीवन का मूल आधार क्या है, तो मेरे जीवन का मूल आधार था कि मुझे समाज से सदा नफरत रही, क्योंकि ये समाज जो तरीके की बातें करता है, जिस तरीके की देखना कहता है, पति की जो धारणा है, पत्नी की जो धारणा है, बच्चे की जो धारणा है, पिता की जो धारणा है, माँ की जो धारणा है, पड़ोसी की जो धारणा है, मुझे आज तक इस धारणा पे जीते हुए लोग नहीं दिखाई दिए। वो जिस धारणा की बात करते हैं, जिस परिवार में भी, उस परिवार में वही धारणा पूरी नहीं की जा रही। तो मुझे सदा से परिवारों की ये स्थितियाँ देख के और स्वयं के परिवार की भी स्थिति देख के मुझे सदा पीड़ा रहती। इसलिए मैंने एक नए परिवार को, एक नई सोच को जन्म दिया, जहाँ पे लोग अपने अपने परिवारों से आके इकट्ठे संग में रह के एक नए अभियान को, एक नई देशना को दिशा दे सकें। पूरी जिंदगी जीवित रहते हुए, जब तक मैं जीवित रहूँगा, मेरे 2 प्रयास रहेंगे और वो 2 प्रयास ही मेरे इस परिवार में मुझे जिंदा रखने का काम करेंगे। पहला प्रयास कि इस परिवार में लोगों की संख्या बढ़ती रहे। पहली बात कि इस परिवार में लोगों की संख्या बढ़ती रहे। दूसरा प्रयास जो ओशो कम्यून से थोड़ा विपरीत है। ऐसे ओशो कम्यून की धारणा के तहत एक प्रयास था कि कम्यून में सब लोग आके रहें, अपनी अपनी संपत्ति कमाएं, अपने अपने तरीके से काम करें, फिर इकट्ठे रहें। लेकिन वो कम्यून की धारणा फेल हुई। मैंने एक चीज़ का यहाँ प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से धन नहीं कमाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोगों की सभी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। मैं का अर्थ इस व्यवस्था से, मैं का अर्थ मुझसे नहीं। हाँ, ये दिखाई देता है कि मैं करता हूँ, लेकिन सच बात यह है, ये व्यवस्थागत बात, क्योंकि कल को मैं नहीं रहूँगा तो वो कैसे पूरी होगी, इसका भी एक पूरा आयोजन है, इसकी भी एक पूरी प्लानिंग है। तो ये 2 चीज़ें पूरी होती रहें कि लोगों की संख्या बढ़ती रहे और साथ ही साथ इसके लिए धन की पूर्ति होती रहे। मुझे ये 2 प्रयास बहुत तेज़ी के साथ करने पड़ते हैं, लेकिन इनको करते वक्त 2 बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। पहली बात ये कि इस परिवार में जो लोग आएँ, उनकी समझ के स्तर में आध्यात्मिकता का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता की सोच के साथ किसी को भी परिवार में रहने के लिए सहजता से प्रेरित किया जा सकता है और उसकी कमियों पर काम करके उसको निखारा जा सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का चुनाव करना जो कि आध्यात्मिक हो, मेरे लिए प्रथम लक्ष्य हो जाता है। और दूसरा, भोजन की और जो सुख सुविधाओं की उनकी व्यवस्था करना, उसमें भी एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि उसके लिए किसी प्रकार की ऐसी आपाधापी न करनी पड़े जिससे इस परिवार का आनंद होता हो। परिवार को चलाते चलाते ही इसकी व्यवस्था हो, नाचते गाते ही धन भी आए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो निश्चित ही ये परिवार बढ़ेगा। अब इन 2 कामों को करने के लिए
मुझे बहुत तरीके से आयोजन करने पड़ते हैं, और इसी तरीके के आयोजन का एक छोटा सा नाम है ओशो कुंभ। ओशो कुंभ जब पिछली बार हुआ था तो मुझे उस कुंभ से धन्यवाद के रूप में एक ही चीज़ मिली थी कि सखा परिवार का विचार जो मेरे कहीं गहरे में था वो पल्लवित हो गया, उसको हवा मिल गई। निश्चित ही प्रयोग ओशो कम्यून के बहुत बार करे गए, असफल हुए, दिक्कतें आईं। उसी प्रकार सखा परिवार का भी प्रयोग है। सफल और असफलता तो इसकी भविष्य में छुपी है, लेकिन दो बातें जो मैंने कही कि इसमें लोग बढ़ें और किस तरीके के लोग बढ़ें, धन की व्यवस्था हो और किस तरीके से हो, अगर इन दोनों बातों की सही योजना रही तो सखा परिवार का विस्तार होगा, पूरी दुनिया में होगा। क्योंकि पुराने जो परिवार हैं, पुरानी जो सोच है, उससे लोग थक गए, उससे लोग परेशान हो गए। वो एक तरीके से लाश है जिसको धोए जा रहे हैं लोग। तो अब उस लाश को जलाने का वक्त आया, लेकिन जब भी लाश जलाई जाती है तो उसके बाद लौट के अपने घर ही जाते हैं, और अगर घर की लाश जलाई जाएगी तो लौट के कहाँ जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अपने अंतर से अपने परिवार की लाश जलाने को तैयार हैं, मैं लाश की जब बात कर रहा हूँ तो उसका शरीर नहीं, ये मन में बैठा हुआ जो परिवार का विचार कि 100 जूता खाएं, तमाशा घुसकर देखें, पीड़ा को झेलते हैं फिर भी उसमें ज़िंदगी भर जीते रहते हैं। तो जो लोग भी इस लाश को जलाने का एक हिम्मत दिखाएंगे, लौट के अगर वो घर आते हैं तो सखा परिवार का दरवाज़ा उनके लिए खुला है। ऐसी मेरी एक आकांक्षा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे पास 20 लोगों की व्यवस्था थी, 20 लोग रह रहे थे, और 20 लोगों के रहने के लिए हमारे पास 9 हटें थी, और 9 हट में लगभग 20 लोग हो जाते हैं। अब जब 9 हट में 20 लोग हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में धन के लिए जो यहाँ लोग आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था कम होगी, उनके लिए ठहरने का इंतज़ाम कम होगा। तो ना तो हम ज़्यादा लोगों को बढ़ा सकते हैं, ना ही आनंददायक तरीके से धन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैंने यही विचार रखते हुए मुझे लगा कि वक्त आ गया है कि ज़्यादा लोग यहाँ आना चाहते हैं और आना चाहिए, और उनके लिए ज़्यादा धन भी हो। तो मैंने ओशो कुंभ की घोषणा की, और चमत्कार, आप लोगों की नज़र में ओशो कुंभ कब से शुरू हुआ बताएं? 11 दिसंबर। लेकिन मेरे देखे ओशो कुंभ अभी शुरू नहीं हुआ। मेरे देखे ओशो कुंभ शुरू होने में भी 3-4 दिन का वक्त है, और वो 17 तारीख में बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ कि 17 तारीख तक अभी यहाँ का कार्य निपटेगा, और अभी भी थोड़ा कार्य यहाँ रह गया, 1-2 दिन का आप लोगों को भी दिख रहा होगा। 1-2 दिन का कार्य रह गया, और जब तक वो कार्य नहीं निपटेगा मैं ओशो कुंभ का आरंभ नहीं मानता। और जैसे ही वो कार्य निपटेगा, कितने कमाल की बात है, आप सबको पता है, जितने वीडियो देखते हैं उनको भी पता है, मेरे विरोधियों को तो बहुत अच्छे से पता है। अभी 3 महीने पहले मैंने एक लग्जीरियस कार ली थी, तो मेरे पास फंड नहीं था, ख़त्म हो गया था। कुछ लोग जानते हैं, उन्होंने मुझे 1-2 लाख रुपए उधार भी दिए थे, उनके वो भी निपटाए, और इस समय ये 30-35 लाख रुपए का निर्माण कार्य यहाँ पे हुआ। तो ओशो कुंभ अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, 30-35 लाख का फ़ायदा हो गया। दुनिया जले तो जले। आई विन। और सखा परिवार में 4 लोग अभी बढ़ने की बात कर चुके हैं, और सखा परिवार के पास आज इतनी व्यवस्था है कि सखा परिवार अगर चाहें तो आने वाले कुछ वर्षों तक यहाँ पे मात्र आने वाले टूरिस्टों को रूम देके अपने ढंग से, और सखा परिवार के सभी खर्चे बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। इसमें किसी को भी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। और सब ये भी जानते हैं कि सखा परिवार के खर्चे थोड़े अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पिज्ज़ा भी खाया जाता है, यहाँ दारू वगैरह भी चलती है, अय्याशियाँ चलती हैं, तो कंडोम वगैरह भी आते होंगे बहुत सारे।
पता नहीं क्या 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 जो दुनिया के दिमाग में है वो सारे खर्चे यहाँ होते हैं। मेरा हुक्का है उसके अंदर अफीम भरी जाती है तो उसके भी खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें सुलाने के लिए भी मुझे अफीम खिलानी पड़ती, बड़े खर्चे हैं। फोकट में आते हैं और मैं अफीम खिला खिला के उन्हें खिलाता हूँ, बड़े खर्चे हैं, है ना। अच्छी अच्छी जैकेटें पहनेंगे सब लोग, बड़े खर्चे हैं। और ये झूला बैठा है देखो अच्छा से, तो बड़े खर्चे हैं। तो ये सारे खर्चे हम आराम से पूरे कर सकते हैं सखा परिवार में रहते हुए। आज तक सब बच्चे जानते हैं कि सखा परिवार को किसी तरीके की धन की कोई अड़चन नहीं होती। आज तक किसी को भी इस चीज़ के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा है। उनके एफर्ट से देखें कि वो अपने प्लेजर को ज़िंदा रखें, अपने आनंद को ज़िंदा रखें। बाकी मैं बनिए का बच्चा, मुझे कला आती है, मैं ओशो को बेच सकता हूँ, इससे बड़ी कला और क्या हो सकती है। जिस आदमी ने बुद्ध को बेचा, महावीर को बेचा, दादू को बेचा, नानक को बेचा, रैदास को बेचा, कबीर को बेचा, मीरा को बेचा, ना जाने और मुल्ला नसरुद्दीन तक को बेच दिया, उस आदमी को मैंने बेचा। बेचने वाले को आपने बेचा। तो मुझे बचपन में याद है कि अगर हम लोग पतंगे उड़ाते थे तो अगर किसी ने 10 पतंग काटी होती थी और उसकी काट देते थे तो कहते थे 11 काटी। तो जिसने इतनों को बेचा, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है और आज मैं स्वीकार करता हूँ मैंने उसको बेचा। और मुझे इसे कहते हुए कतई शर्म नहीं है। हाँ, अभी और बेचना है, क्योंकि उसके और बेचने से जब मैंने ऐसा प्रयास किया उधर से कुछ प्यारे इधर आए। निश्चित ही मेरी बेचना के साथ और सखा परिवार की बेचना के साथ अगर कोई चल सकता है तो उसके लिए जिस प्रकार की डिग्री की ज़रूरत होती है, जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको कोई डिग्री चाहिए, उसके बाद ही आप डॉक्टर हो सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास या तो बिल्कुल अनगढ़ हीरे आए दिव्या जैसे, जिनको मैं पूरे तरीके से बचपन से ABCD सिखा के और सारी तैयारी करके इस योग्य बना सकूं कि सखा परिवार में रह सके, और या फिर थोड़ी सी डिग्री अगर बाहर से लेनी हो तो मैं समझता हूँ दुनिया में केवल और केवल ओशो का विद्यालय है जहाँ पे जो शिक्षा मिलती है वो ऐसी डिग्री निर्मित करती है कि उसके बाद सखा परिवार में रहना थोड़ा आसान हो सके। क्योंकि सखा परिवार में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सामान्य बुद्धि की तो समझ में नहीं आ सकता। सामान्य बुद्धियाँ तो घूम जाएंगी, सामान्य बुद्धियाँ कहेंगी हम चक्कर क्या है, ये पल्ले ही नहीं पड़ता। तो इसलिए इन अर्थों में ओशो कुंभ बहुत सफल है। शुरुआत होने से पहले, शुरुआत तो भी 2 दिन बाद होगी, जिस दिन होगी तब उस दिन मैं पोस्ट डालूंगा ओशो कुंभ आरंभ। शुरुआत से पहले ओशो कुंभ सफल हो गया, इतना बड़ा भव्य निर्माण हुआ। ओशो के बहुत सन्यासियों ने अपने दिल से खोल के इसके लिए दान दिया। मुझे उन सबके प्रति बहुत धन्यवाद है। और अपना मुंह बुरा सा मुंह बना के मैं सखा परिवार के लिए थोड़े से चंदे की मांग करता हूँ। किसी ने पोस्ट डाली थी कल कि फिर बुरा सा मुंह बना के ये चंदा मांगेगा। मैं बहुत बुरा सा मुंह बना रहा हूँ। थोड़े से चंदे की ज़रूरत और है भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, और जो नहीं दे सकते हैं और जो जलते हैं वो अपनी माँ चुदाओं। बिल्कुल स्पष्ट बहुत बुरा मुंह बनाते हुए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, सखा परिवार को जानिए, जितनी ज़रूरत है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में यहाँ टूरिस्टों का सीज़न स्टार्ट होगा। एक कमरा 11,000 रुपये प्रतिदिन पे उठता है। तुम्हारी माँ की चोट भोसड़ियों के जो उसको रोकने ले रोक लो। हम ऐसे जिएंगे और सखा परिवार इसी तरीके से मुस्कुरा के बढ़ेगा। जिसकी गांड में दम है वो लगाओ,
और मेरा प्रचार करो माधव छोड़ो। मैं इसीलिए मैं उसने गाली दिया। आज इतना ही अपनी माँ को सुधारते रहो, रोज को बंद करो।